जय हिंद दोस्तों, फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग माहौल बना रहे हो पढ़ाई में धमाकेदार, जबरदस्त, फुल ऑफ एनर्जी से चार्ज होके आप पढ़ाई कर रहे हो। ये लेक्चर अमेंडमेंट्स कवर करेगा, ऑल द अमेंडमेंट्स विच आर रिलेवेंट फॉर मई 2021 एग्जाम्स, सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स हम सब कवर करने वाले हैं। दोस्तों, बिफोर बिगिनिंग द अमेंडमेंट लेक्चर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार बहुत सारे अमेंडमेंट नहीं है, बहुत इजी बातें कही है, मेजोरिटी ऑफ देम आर क्लेरिफिकेटरी नेचर, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत रिलैक्स होके पढ़ना है। ओके, और वैसे भी आपको पता है टफ तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं प्रैक्टिकल अप्रोच से, तो चीजें आपको वैसे भी बहुत आसानी से समझ में आएगी बच्चों। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द अमेंडमेंट लेक्चर। दोस्तों, अमेंडमेंट्स, कौन कौन से अमेंडमेंट्स आपके लिए रिलेवेंट है, क्या वो डेडलाइन है, कौन सी वो डेडलाइन है जब तक के अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है, पहले वो बात कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी बातें कहेंगे बेटा। ओके सर, देखिए ध्यान से आप। ओके फ्रेंड्स, आपको पता है एज पर द पॉलिसी ऑफ द आईसीआई, वैसे मैं हर लेक्चर जब मैं शुरू करता हूं, बैच जब शुरू करता हूं, उसके फर्स्ट डे ही फर्स्ट लेक्चर में बताता हूं कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स आपके लिए रिलेवेंट होते हैं, मतलब किस डेट तक के, कौन सी वो डेट है जब तक के अमेंडमेंट्स आपके लिए रिलेवेंट है। आपके एग्जाम्स मई 21 में अगर है फ्रेंड्स, आईसीआई पॉलिसी ये है, एग्जाम मंथ से 6 मंथ पहले तक के अमेंडमेंट्स विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, तो मई 2021 एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनके लिए ऑल अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव अप टिल 31 अक्टूबर 2020 विल बी रिलेवेंट। एंड हाँ, आपने जो भी लेक्चर पढ़े हैं, अगर वो इस डेट तक अमेंडेड नहीं है तो ये लेक्चर आपके लिए रिलेवेंट है। दूसरी बात, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी लेटेस्ट में लास्ट 2-3 महीनों से लेक्चर अगर परचेज किए हैं, जिसमें मैंने डे 1 में बोला है कि मैंने अमेंडमेंट्स इस डेट तक के कवर किए, उनके लिए ये लेक्चर रिलेवेंट नहीं, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जिन्होंने भी मई 21 के लिए लेक्चर्स परचेज किए थे लास्ट 2-3 महीने। पर जिन भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर परचेज किए थे जो रिलेवेंट थे, या जिसमें मैं कह दूं अमेंडमेंट्स 30 अप्रैल 2020 तक हमने कवर किए थे, जो नवंबर 2020 के लिए रिलेवेंट थे, क्लियर। उस लेक्चर में मैंने कहा था कि जिन भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर परचेज किए हैं विच वर अमेंडेड टिल दिस डेट, उनके लिए अमेंडमेंट्स में अलग से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, जो मैं कर रहा हूं। तो हम इस लेक्चर के अंदर पर्टिकुलरली amendments which are made effective between these two dates, clear, 30 अप्रैल 2020 से 31 ऑफ अक्टूबर 2020, ये दो डेट्स है, मतलब 1 मई 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 के बीच में जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए, इफेक्टिव हो गए, आर रिलेवेंट फॉर मई 21 एग्जाम्स, तो वो सब अमेंडमेंट्स हम इस लेक्चर में कवर करने वाले बच्चों। ओके, सेकंड बात दोस्तों, इट्स नॉट एसेंशियल कि ये लेक्चर वही स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल होगा जिन्होंने मेरे से कोचिंग पढ़ा है, नहीं, दिस लेक्चर इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। एंड ये लेक्चर आप सभी लोग जिनके भी एग्जाम्स मई 21 में है, जिनको भी अमेंडमेंट्स इन दो डेट के बीच में पढ़ने हैं, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स नॉट एसेंशियल कि जिन लोगों ने हमसे कोचिंग पढ़ी है वो ही ये लेक्चर देखेंगे, नहीं, एवरीबडी विल गेट ऑल द पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं, उनको पूरा समझ में आएगा, डिटेल में समझाऊंगा मैं सारी बातें। ओके, चलो शुरू करते हैं अमेंडमेंट्स। उससे पहले एक बात और, मैंने जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है उन सब की पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी है आपकी अपनी वेबसाइट, देखिए ymconcepts.com, ये अपनी वेबसाइट है बेटा, क्लियर। ymconcepts.com पे जो फ्री पीडीएफ एंड अमेंडमेंट्स वाला ये टैब है, उसमें सीए फाइनल ओल्ड हो या न्यू सिलेबस हो, सेम इज द कॉन्सेप्ट। ओके, वहां पर आपको ये नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, देखिए अमेंडमेंट नोट्स, यहाँ पर ये देखिए अमेंडमेंट नोट्स फॉर मई 2021, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इस फाइल को, और ये पीडीएफ फाइल आपको पूरी मिल जाएगी बच्चों। ओके, अपनी वेबसाइट ymconcepts.com, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर एक टैब है फ्री पीडीएफ एंड अमेंडमेंट नोट्स वाला, ये वाला। ओके, यहाँ पे जाके सीए फाइनल के लिए जो रिलेवेंट है वहां जाइएगा, और वहां आपको फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा अमेंडमेंट नोट्स फॉर मई 21। ओके,
बाकी आपको दूसरा कंटेंट भी यहाँ पे खैर आपको पता ही होगा, आपने लिए भी होंगे। आरटीपी नवंबर 20, मई 20 के लिए, नवंबर 20 के लिए एमटीपीज क्लियर, लेक्चर ड्यूरेशन शीट जो अपना 160 आवर का फुल कोर्स है, उस सारे आपको लेक्चर्स के ब्रेकअप मिल जाएंगे कि कितने आवर्स में क्या पढ़ाया गया है। देन टेस्ट बेस्ड एमसीक्यूज, इन सब की पीडीएफ, जितने भी रिलेवेंट पीडीएफ्स होते हैं अदर देन द स्टडी मटेरियल, वो सब मैं यहाँ डालता हूँ, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए अभी है, ये मेन बुक जो अपना कॉन्सेप्चुअल बुक है उसके अमेंडमेंट नोट्स आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर क्वेश्चनर के जो अमेंडमेंट्स, अच्छा क्वेश्चनर के जो अमेंडमेंट नोट्स थे वो मैं ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे फाइनल क्वेश्चनर बुक अमेंडमेंट्स एंड कनेक्शन नोट्स फॉर नवंबर 20, इसमें मैंने मई 21 का जो अमेंडमेंट था वो भी केवल मई 21 के अमेंडमेंट की वजह से एक ही एमसीक्यू में चेंज हुआ था, वो भी मैंने इसमें डाल रखा है और उसमें मैंने मेंशन भी किया है ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है मई 21 के लिए। अगर नवंबर 20 या जनवरी 20 आपके एग्जाम से जनवरी 21, तो आंसर ये रहेगा, और अगर आपके एग्जाम्स मई 21 में है तो आंसर ये रहेगा। उसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं है क्वेश्चनर की। तो बेसिकली बात करें तो हम क्वेश्चनर बुक के अमेंडमेंट्स प्लस मेन बुक के अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं वेबसाइट पे। ओनली समरी बुक के जो अमेंडमेंट्स होंगे, समरी बुक में जिन जिन पेजेस पे चेंजेस हुए वो भी अमेंडमेंट जल्द ही आपको यहाँ पे मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, ओके तो शुरू करते हैं हम नोट्स। ओके, एक और बात बच्चों, जब आप नोट्स देखेंगे तो आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा। पीडीएफ फाइल जो मिलेगा वो ये रहा। देखिए इसमें क्या किया मैंने, मैं पहले समझा देता हूँ कि ये नोट्स क्या है और आपको कैसे यूज करना है। मैंने इस पीडीएफ फाइल में, आप चाहे तो इसका प्रिंट निकाल सकते हो, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो उसको। मैंने क्या किया है, ये वही मतलब ये मेरे पास पेजेस है, पर हाँ यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वो पेजेस है अपनी बुक के, जो मेन बुक आपने आपके पास होगा उसके उन पेजेस का ये पीडीएफ फाइल है जिन जिन पेजेस पे अमेंडमेंट थे। ओके, मैंने क्या किया बेटा, फॉर एग्जांपल अपनी जो बुक है उसका पेज नंबर 17, ये पेज नंबर 17, ओके, उसमें यहां पर एक अमेंडमेंट था। ओके, तो मैंने यहाँ ए मेंशन किया, ए फॉर एप्पल नहीं है, ए फॉर अमेंडमेंट फॉर सीए। ओके, सो रिमेंबर इन सीए ए फॉर अमेंडमेंट नॉट एप्पल। ओके फ्रेंड्स, तो जहां पे भी अमेंडमेंट था मैंने ए मार्क किया है। आपको जो फाइल मिलेगी वो क्या बंच ऑफ पेजेस होंगे, तो आप उतने पेज देख के डरना मत, क्योंकि वो सारे पेजेस पूरे पूरे अमेंडमेंट नहीं है। देखिए इस पेज पे केवल एक सिंगल लाइन का अमेंडमेंट था कि यूनियन टेरिटरी में सब कुछ अमेंडमेंट हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, बस इतना ही अमेंडमेंट जहां मैंने ए लिखा है, बाकी पूरे पेज पे कोई अमेंडमेंट नहीं है। ओके बेटा, ऐसे 46 पेजेस है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी कवर होंगे। 46 पेजेस में पूरे पेजेस अमेंडेड नहीं है बेटा, जहां जहां अमेंडमेंट था वहां मैंने मार्किंग की। ओके, प्लस मैंने ये पेजेस स्कैन करके आपको इसलिए दिए क्योंकि जिनके पास भी एग्जिस्टिंग नवंबर 20 के लिए बुक हो, वो क्या कर सकते हैं, अपनी बुक के अंदर मार्किंग करके ये लिख सकते हैं कि यहाँ ये अमेंडमेंट था, सो दैट आपको ये अमेंडमेंट्स आपकी एग्जिस्टिंग बुक से लिंक करने में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, और आप अपने आप को कंफर्ट जोन में पाए। ध्यान रखिए बच्चों, डर के नहीं पढ़ना है, बहुत इजी अमेंडमेंट्स है, बहुत इजी चीजें है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट, ओके, सो दैट आपको कंफर्ट जोन रहे हमेशा पढ़ते वक्त, क्योंकि जब तक आपका दिल कंफर्ट फील नहीं करेगा पढ़ाई को लेकर, तब तक आप दिल से नहीं पढ़ पाएंगे। ना आई वॉन्ट आप पूरा दिल लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई को एंजॉय नहीं करेंगे तब तक वो दिल में नहीं घुसे। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम अमेंडमेंट लेक्चर फॉर मई 21। ओके बच्चों, तो मैंने पीडीएफ फाइल दिया है, उसका फर्स्ट पेज आपको मिला होगा, पेज नंबर 17, वैसे मैंने यहां ओपन किया हुआ है आपके लिए। बच्चों सबसे पहला पॉइंट, यूनियन टेरिटरी, इसकी डेफिनेशन में अमेंडमेंट हुआ है क्योंकि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर, जी हाँ, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का नाम होता है, अंदर से एक आग निकलती है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। जी हाँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर यस आपको पता है आर्टिकल नंबर 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, बहुत भारी चीजें हुई सर हिंदुस्तान में भी पिछले कुछ महीनों में। तो वहां पर सरकार, ध्यान रखिएगा, यूनियन टेरिटरी में क्या था पहले साहब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पहले एक स्टेट गवर्नमेंट था साहब। ओके, अब आर्टिकल 370 के थ्रू और अदर अमेंडमेंट्स करके उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया है। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन एंड लद्दाख, क्लियर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये दोनों यूनियन टेरिटरी बन गई है। पर आपको पता है जीएसटी के पर्पज के लिए यूनियन टेरिटरी के डेफिनेशन में वही यूनियन टेरिटरी आती है जिसका अपना स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। क्लियर, आपको पता है जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, ये दो तो ऑलरेडी आपको पता है, जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है वो यूनियन टेरिटरी के डेफिनेशन नहीं आता है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी।
सेम वे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, पर जम्मू एंड कश्मीर का भी अपना खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए उसको स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन डाला गया है। ओ उसका खुद का SGST एक्ट है, पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी है और उसको यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में ऐड कर दिया। एक बात तो ये। दूसरी बात देखिए, यहां पे लद्दाख वर्ड को ऐड कर दिया इन द डेफिनेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। ओके फ्रेंड्स। सेकंड, दादरा एंड नागर हवेली एक यूनियन टेरिटरी था पहले, और दमन एंड दीव भी पहले एक अलग यूनियन टेरिटरी था, जिसको देखिए अभी डी पॉइंट में दमन एंड दीव लिखा हुआ है। दमन एंड दीव एक अलग यूनियन टेरिटरी था पहले, अब दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को एक सिंगल यूनियन टेरिटरी कर दिया, और लद्दाख को एक अलग से यूनियन टेरिटरी ऐड कर दिया। नथिंग एल्स। कोई चेंज हुआ है? कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं। क्लियर? नो डाउट भारत के नक्शे में बहुत भारी चेंज हुआ है, पर सीए फाइनल के एग्जाम्स के लिए बात करें हम तो बहुत टफ या बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं था बेटा। क्लियर? तो सरकार, सबसे पहली बात जो अमेंडमेंट था वो हमने पढ़ा, वापस रिवाइज करता हूं कंक्लूसिवली क्या हुआ। अब यूनियन टेरिटरी डेफिनेशन में आप देख लो, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को मर्ज करके सिंगल यूनियन टेरिटरी कर दिया। देन दमन दीव पहले अलग था, उसको मर्ज कर दिया ऊपर, एंड इसको हटा के यहां लद्दाख लिख दिया, क्योंकि लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी के डेफिनेशन में आ गया अभी। देन चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी। आप देखिए बेटा, यहाँ पे दिल्ली नहीं है, पुडुचेरी नहीं है, और जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों यूनियन टेरिटरी है, पर इनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, इनका खुद का रेस्पेक्टिव SGST एक्ट है, यहाँ पे UTGST एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, बाकी इन टेरिटरीज में UTGST एक्ट एप्लीकेबल होगा। क्लियर? आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल। और हाँ, आपको बताया था मैं, अगले 2 पेजेस पे भी सेम पॉइंट रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने वहां वो पेज भी स्कैन करके दिए। जैसे ये था आपका पेज नंबर 17। हम आगे बढ़ेंगे अगर हम तो चैप्टर 2 में जो पेज नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 18, यहाँ पे भी हमने जब कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई और लेवी की बात करी, तो यहाँ पे भी मैंने यूनियन टेरिटरी का जिक्र किया था, तो यहाँ पे भी मैंने वो अमेंडमेंट दिया है। तो यहाँ पे भी मैंने ए लिख के आपको पेज इसलिए दिया बेटा, क्योंकि इस अमेंडमेंट की वजह से आपका जो एग्जिस्टिंग बुक है उसमें जहां जहां चेंजेस हुए वो सब देना पड़े, वो सब देना मेरा राइट है यार, मतलब मेरा ड्यूटी है। राइट तो क्या, राइट तो आपका है। क्लियर? तो मैंने वो सारी जगह पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यूनियन टेरिटरी का छोटा सा अमेंडमेंट ऐड हुआ, तो मैंने केवल वो पेज नहीं दिया जहाँ पे डेफिनेशन दी, मैंने वो पेजेस भी दिए आपको स्कैन करके, जहां जहां वो वर्ड रिपीट हो रहा था या वो अमेंडमेंट रिपीट हो रहा था। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, यूनियन टेरिटरी का डेफिनेशन यहाँ रिपीट किया था मैंने आपके लिए। तो यूनियन टेरिटरी एक्सटेंड्स टू दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख। ओके, एंड सर यहाँ देखिए, डेफिनेशन ऑफ स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, उसमें दिल्ली पुडुचेरी ऑलरेडी था, एंड जम्मू एंड कश्मीर ऐड हो गया बेटा। ओके, क्लियर, डन, माहौल। तो सर सेम वे नेक्स्ट पेज पे डेफिनेशन दे रखा था यूनियन टेरिटरी का, तो वो भी मैंने वापस से रिपीट कर दिया आपके लिए, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा। ठीक है, तो देखो बच्चों, पॉइंट 1 पढ़ा और 3 पेज खत्म हुए। ठीक है, तो मैंने ऑल्दो बोला है 46 पेजेस मैंने आपको दिए, तो बंच ऑफ पेज देके डरने का नहीं। ओके, माहौल बनेगा, आप प्रैक्टिकली पढ़िए, मस्त होके पढ़े रहे, और अमेंडमेंट नाम से डरना नहीं। ये जो हवा बनाओ ना, अमेंडमेंट्स कुछ नहीं होता है, बहुत इजी होता है, बस कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। ओके, आइए अगले अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं हम, पेज नंबर 37 पर है। शेड्यूल 2 नाम तो सुना ही होगा आपने। क्लियर? सर, टू क्लेरिफाई द transactions की whether those are supply of goods or supply of services, there are certain transactions, 7 paras are there, you know very well। उसमें पैरा नंबर 4 देखिए अब आप। क्लियर? पैरा नंबर 4, वैसे मैं ऑलरेडी लेक्चर के अंदर ये बात पढ़ा चुका हूं, पर फिर भी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, ये एक्चुअली फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू अमेंड हुआ था, और फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल नहीं था नवंबर 20 के लिए, पर मैंने वो लेक्चर पढ़ाते वक्त आपको पढ़ाया जरूर था ये। और फाइनेंस एक्ट 2020 रिलेवेंट होता है मई वाले एग्जाम्स के लिए, तो मई 21 के लिए ये एप्लीकेबल हुआ है, इसलिए वापस से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो सरकार, ये पहली बार एप्लीकेबल हुआ है मई 21 एग्जाम्स के लिए। तो क्या हुआ यहाँ पे साहब? अच्छा, आप मुझे बताइए, पहले मैं बताता हूँ कि पहले क्या था। सर, सिस्टम क्या है वो समझाता हूं कि अमेंडमेंट क्यों हुआ, सिंपल से समझ में आएगा। ओके सर, मेरी तरफ ध्यान। ओके, आप मुझे बताओ, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस, इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, तो भी वो सप्लाई होता है। क्लियर? अगर उन असेट्स के परचेज करने पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था तो। क्लियर? अगर आपने परचेज ऑफ दोज गुड्स पर आईटीसी अवेल किया था,
और उन असेट्स को आपने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो भी ऐसे केस में वो सप्लाई होगा, क्योंकि दैट ट्रांजेक्शन इज कवर्ड इन शेड्यूल 1। क्लियर? पर ध्यान रखिए बच्चा, शेड्यूल 1 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि उन असेट्स के परचेज पे आपने आईटीसी अवेल किया होना चाहिए, तो ही उनके परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, तो भी वो सप्लाई होगा। ओके, तो सर शेड्यूल 1 में लिखा हुआ सब। अब सुनिएगा ध्यान से बात को। शेड्यूल 2 कब रेफर करते हैं? शेड्यूल 2 कहां से आया? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A से आया। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A ये कहता है कि इफ एनी ट्रांजेक्शन इज कवर्ड इन द स्कोप ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में क्लोज ए, क्लोज बी और क्लोज सी कवर है बेटा। अगर कोई ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सप्लाई है एज पर सबसेक्शन 1 और उस ट्रांजेक्शन में अगर कोई एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है, उसको क्लेरिफाई करने के लिए शेड्यूल 2 आया है। और शेड्यूल 2 ने 7 पैरास देखिए क्लेरिफाई किया कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। देखिए शेड्यूल 2 कोई नया ट्रांजेक्शन लेके नहीं आ सकता है कि ये सप्लाई होगा। जो ऑलरेडी सप्लाई है इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, उसी को वो क्लेरिफाई कर सकता है कि भैया सप्लाई तो ये है, पर ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और ये सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर? तो यहां पे क्या था बच्चों, यहां तक बात समझ में आई आपको? वापस से बोल देता हूं मैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सप्लाई है इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 और उस ट्रांजेक्शन में अगर आपको डिस्प्यूट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है कि वो ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, तो वो जो ट्रांजेक्शन जिनमें डिस्प्यूट थे उनको शेड्यूल 2 में गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है और वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A के थ्रू गवर्न होता है। और सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A बोलता है कि इफ एनी ट्रांजेक्शन इज ऑलरेडी सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, तो ही वो शेड्यूल 2 की बात करेंगे भैया। तो शेड्यूल 2 कोई नया ट्रांजेक्शन लेके नहीं आ सकता है कि ये भी सप्लाई है। जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सप्लाई के स्कोप में कवर होता है एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, उन्हीं ट्रांजेक्शन के लिए, झगड़े खत्म करने के लिए शेड्यूल 2 लेके आए और बोला कि इन ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे और इनको सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर? अब साहब यहां पे क्या था, पैरा नंबर 4 में ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट के रिगार्डिंग बात कही बेटा। अब यहां क्या बात करी, ध्यान से देखिएगा। यहां पे लिखा था गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस are transferred or disposed of by or under the direction of the person carrying on the business so as no longer to form part of those assets. Okay, it means permanent transfer or disposal of the assets of the business on the direction of the person who is carrying on the business. यहां पे क्या लिखा था बेटा पहले देखिए, whether or not for a consideration, whether or not for a consideration। बच्चों अब देखिए ये पॉइंट यहां खत्म हो गया था, आगे के तो मैंने लिखे ओमिटेड वर्ड्स ये वो ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, क्या वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, नहीं। तो इसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि इन्होंने लिख दिया कि भैया अगर आपने कोई गुड्स विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस को परमानेंटली ट्रांसफर किया है या डिस्पोज ऑफ किया है, भले ही कंसिडरेशन लिया है कि नहीं लिया, वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। अब मुझे बताओ आप, अगर आपने किसी एसेट को परचेज किया और उसके परचेज पे कोई आईटीसी क्लेम नहीं किया और अगर आपने उस एसेट को परमानेंटली किसी को डोनेट कर दिया, ऑब्वियसली डोनेट तो परमानेंटली होता है, पर हाँ डिस्पोज ऑफ कर दिया, परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, क्या वो सप्लाई के स्कोप में आता है? नहीं आता है। क्यों? देखिए सप्लाई के स्कोप में कोई ट्रांजेक्शन आता है कि नहीं आता है, वो सेक्शन नंबर 7 डिफाइन करता है, सबसेक्शन 1। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए, बी और सी। ए बोलता है सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेकंड क्लोज बी बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लोज सी बोलता है कोई ट्रांजेक्शन अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो वो भी सप्लाई होगा अगर शेड्यूल 1 में कवर होगा तो। अब देखिए यहां पे लिखा है गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस, अगर आपने परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर दिया तो वो सप्लाई होगा क्या? अगर फॉर अ कंसिडरेशन है तो सप्लाई है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अकॉर्डिंग। पर अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है तो सप्लाई तभी होगा जब वो शेड्यूल 1 में कवर होगा। अब शेड्यूल 1 में तो वही परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स कवर है जिनके परचेज पे आपने आईटीसी क्लेम किया है। इट मींस अगर आपने किसी एसेट के परचेज पर आईटीसी क्लेम नहीं किया
और आपने उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, तो क्लोज सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में कवर नहीं है, बी में भी कवर नहीं होता है क्योंकि बी में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है फॉर अ कंसिडरेशन। क्लोज सी बोलता है शेड्यूल 1 में कवर होगा तो ही सप्लाई होगा। शेड्यूल 1 में तो लिखा है परमानेंटली ट्रांसफर करते हो असेट्स को विदाउट कंसिडरेशन, वो सप्लाई होगा पर कब होगा? जब उसके परचेज पे आपने आईटीसी क्लेम किया है। अभी तो गिर जाता माहौल, पर आप, मुझे पता है आपका साथ मेरे साथ है, मैं नहीं। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि यार शेड्यूल 1 में ट्रांजेक्शन कवर है पर उस तभी परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स सप्लाई कहलाएगा अगर उसके परचेज पे आपने आईटीसी क्लेम किया है तो। पर अगर आईटीसी क्लेम नहीं किया और विदाउट कंसिडरेशन अगर आपने कोई एसेट्स को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया तो वो सप्लाई नहीं होता है। क्लियर? अब वो सप्लाई ही नहीं है तो क्या शेड्यूल 2 की बात आएगी क्या? अगर वो सप्लाई ही नहीं है तो क्या उसको सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर करेंगे क्या? नहीं। क्लियर? तो यहां पे क्या था बच्चों, यहां पे ये लाइन लिखी हुई थी ये वाली, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था क्योंकि अगर वो इफ इट इज नॉट फॉर अ कंसिडरेशन और अगर उसने परचेज पे आईटीसी नहीं लिया तो भी इस क्लॉज की वजह से वो सप्लाई ऑफ गुड्स के स्कोप में आ रहा था, तो अननेसेसरी वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन को कर दो रिमूव, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन को ओमिट कर दिया। क्लियर? थ्रू फाइनेंस एक्ट 2020, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू रिमूव द, मैंने लिखा आगे, टू रिमूव द एम्बिग्यूटी इन द स्कोप ऑफ द टर्म सप्लाई। क्लियर? तो कुल मिला के बात ये होगी बच्चा, शेड्यूल 2 तो केवल ये डिफाइन करने आया है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई है या नहीं है देख लीजिए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1। क्लियर? तो अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई होगा तो ही सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसके लिए हम शेड्यूल देखेंगे। ओके, तो अब कंक्लूसिवली बताता हूं, कुल मिला के ये हुआ है कि परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस बाय अ पर्सन और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस, देन इट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। अब वो सप्लाई है या नहीं है? अगर फॉर अ कंसिडरेशन है तो सप्लाई डेफिनेटली होगा क्लोज नंबर ए के अकॉर्डिंग, और अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो सप्लाई के स्कोप में तभी आएगा अगर उसके परचेज करने पे आपने आईटीसी किया था तो। क्लियर? और सप्लाई है तो ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, और अगर उसके परचेज पे आपने आईटीसी नहीं लिया था और आपने विदाउट कंसिडरेशन अगर परमानेंटली ट्रांसफर किया तो ऐसे केस में सप्लाई ही नहीं है, तो सप्लाई ही नहीं है तो सप्लाई ऑफ गुड्स की बात तो आती नहीं, शेड्यूल की बात आती नहीं। क्लियर? डन, नथिंग एल्स। माहौल सरकार सेम अमेंडमेंट किया है बेटा, जो क्लोज बी था, जो ट्रांजेक्शन नंबर बी था, पैरा नंबर बी था, पैरा 4 का। क्लियर? इसमें भी देखिए आप वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन वर्ड को ओमिट किया है जस्ट टू, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 जो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी था, टू रिमूव द एम्बिग्यूटी इन द स्कोप ऑफ द टर्म सप्लाई। क्लियर? यहां पे भी लिखा था क्या, अगर आपने कोई भी गुड्स जो बिजनेस के है उसको आपने किसी और पर्सन को यूज करने के लिए दे दिया या पर्सनली आपने पर्सनल यूज के लिए यूज करना लग गया टेम्परेली अदर देन फॉर बिजनेस पर्पस, तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। क्लियर? अरे भैया बिजनेस के सेट 2 दिन घर लगे और पर्सनल यूज में काम ले रहे हो तो इट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? अब यहां पे भी क्या लिखा था, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। अरे भैया इफ इट इज विदाउट, देखो फॉर अ कंसिडरेशन है, बिजनेस के सेट दिया आपने दिए वो सप्लाई है ही है, पर अगर इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन तो वो सप्लाई के स्कोप में होगा कि नहीं होगा, शेड्यूल 1 डिफाइन करेगा। शेड्यूल 1 में अगर वो कवर होगा तो सप्लाई है तो बात करेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस है कि। क्लियर? तो जस्ट टू अगेन रिमूव द एम्बिग्यूटी, देखिए टेम्पररी अगर आपने कोई एसेट दिया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया वो, पर अगर विदाउट कंसिडरेशन दिया है तो अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन कोई ट्रांजेक्शन किया है, कोई गुड्स या सर्विस दी है, शेड्यूल 1 में अगर कवर हुआ, शेड्यूल 1 में कब कवर होगा बेटा, पैरा 1 तो परमानेंट ट्रांसफर बोलता है, पैरा 2 क्या बोलता है, रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को आपने कोई भी गुड्स या सर्विस दी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्लियर? समझे मेरी बात? तो अगर वहां कवर हुआ या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन उसमें कहीं कवर हुआ तो बात होगी सर, अदरवाइज सप्लाई के स्कोप में तो आएगा ही नहीं। इसलिए शेड्यूल 1 में अगर कवर है बच्चों कोई ट्रांजेक्शन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन तो ही सप्लाई के स्कोप में आता है, पर यहां पर इन्होंने क्या लिख दिया, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, इट वाज क्रिएटिंग एम्बिग्यूटी। इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन तो क्या हमेशा सप्लाई होगा? क्लियर? इसलिए यहां से रिमूव कर दिया कि भैया सप्लाई है या नहीं, वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 से देख लो,
अब सप्लाई अगर है तो हम यहां बता देंगे कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर, डन। तो सर यहां क्लोज में बी भी पढ़ के मैं आपको बता देता हूं। कौन सा कलर ले बताइए, ऑरेंज। वाह। गुड्स हेल्ड और यूज्ड for business are put to private use or are made available to any person for use for any purpose other than a purpose of the business by or under the direction of the person who is carrying on the business will be supply of service, that's it. If it is for a consideration, if it is without consideration, चेक कर लेना सप्लाई है कि नहीं है शेड्यूल 1 के हिसाब से या सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 के हिसाब से। दिमाग खराब मत करना, वो सप्लाई है तो इधर देख लेंगे, देख लेना कि सप्लाई ऑफ सर्विस है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट्स इट। क्लियर, डन। सर ये मैंने आपको पूरा ही स्टोरी इसका समझा दिया कि कैसे ये अमेंडमेंट हुआ रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से। लॉ में एक एरर था उसको रिमूव कर, एम्बिग्यूटी को रिमूव किया। क्या बोलूंगा मैं, एम्बिग्यूटी। ओके, क्लियर। इसलिए तो बच्चों आपको अगर पता हो तो पहले शेड्यूल 2 सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज डी में आता था, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज डी शेड्यूल 2 आता था, फिर उसको क्लोज डी को डिलीट किया, फिर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A अलग से बनाया है और उसमें लिखा है शेड्यूल 2 के ट्रांजैक्शन रेफर करे टू गेट द क्लैरिटी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, बट द ट्रांजैक्शन शुड बी सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, देन ओनली लुक फॉर शेड्यूल। ओके, डन। सर आइए सरकार अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्लेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं है, मेजर टेंशन नहीं, जरूरत नहीं आपको, बहुत इजी। ओके, आइए बच्चों, ये तो आपको ऑलरेडी आता है, आप लोगों को सबको ये पॉइंट्स ऑलरेडी आते हैं, ये टॉपिक ऑलरेडी आता है, पर यस सर्कुलर इशू हुआ क्लेरिफिकेशन के लिए और ये ऑलरेडी डिस्कस आप करते ही हो हर लेक्चर के अंदर। सर देखिए, क्लेरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी ऑन डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन। बहुत बड़ा बवाल होता बेटा इसमें, पर बड़ा इजी बेटा है। देखो बच्चों, आपको आता है मुझे पता है, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन मेरे को करना, तो ना लेक्चर ले रहा हूं तो कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा ना आपसे। सर डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन आपको पता है कि इफ एनी अमाउंट is paid to employee, then it is a supply of service by employee to his employer in the course of his employment or in the capacity of an employee, the course of his employment। तो वो शेड्यूल 3 में कवर होता है और शेड्यूल 3 में अगर कवर तो उस पर कोई जीएसटी। एनी सर्विस सप्लाइड बाय employee for his employer in the course of his employment in relation to his employment is neither supply of goods nor supply of service, और सैलरी के अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं लगता। शेड्यूल 3 में ट्रांजैक्शन पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये आता है कि अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, सर मान लो आप और मैं किसी कंपनी के डायरेक्टर है, कंपनी तो बिल्कुल बर्बाद। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, हमको डायरेक्टर की कैपेसिटी में अगर कोई पैसा मिलता है तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके रिगार्डिंग झगड़े चल रहे थे, इसके रिगार्डिंग डिस्कशन चल रहे थे, तो उसको लेकर डिपार्टमेंट ने एक क्लेरिफिकेशन दे दिया, सर्कुलर दे दिया, भैया टेंशन मत लो, ये लो साहब, और सिंपल सा कह दिया है। मैं नटशेल में अगर एक लाइन मान दूं तो जो आपको आता है वही बात मैं कहने वाला हूं। अगर आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी के और अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय भी हो एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में जो पैसा मिल रहा है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर उसको डायरेक्टर की कैपेसिटी में कोई पैसा मिलता है तो इट्स अ प्रोफेशनल फी, जिसपे इनकम टैक्स में टीडीएस भी करता है प्रोफेशनल फी का। क्लियर, उस फी पे जीएसटी लगेगा। और आपको पता है डायरेक्टर्स की सर्विसेज पर जीएसटी अगर लगता है तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। क्लियर, पर सैलरी की फॉर्म में जो पैसा मिल रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, जो पैसा मिल रहा है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। बस उसको डिटेल में और क्लेरिफाई किया है विद सम लॉ का बैकिंग दिया इन्होंने, फिर लीगल वे में समझाया है, नथिंग एल्स। ओके, ये कंक्लूजन इस सर्कुलर का सर। ओके सर, हम बात कर लेते हैं इसके सर्कुलर के अकॉर्डिंग। यहां बोला है फर्स्ट पॉइंट, देखिए क्लेरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी ऑन डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन। उसमें फर्स्ट पॉइंट बोलता है लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन रेम्युनरेशन पेड बाय कंपनीज टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और दोज डायरेक्टर्स हु आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट कंपनी। तो उसके केस में जीएसटी लेवी होगा नहीं होगा, आप बताइए। अगर
आप एम्प्लॉय नहीं हो, डायरेक्टर कैपेसिटी में पैसा मिल रहा है, तो यस इट इज अ प्रोफेशनल फी चार्जेबल टू जीएसटी सर्विसेज बाय डायरेक्टर टू हिज कंपनी। Here not in the capacity of employee will be chargeable to GST और GST लगेगा और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा और रेसिपिएंट जो कंपनी है वो लायबल होगा टैक्स पे करने। उसको समझाया है कंपनी एक्ट का रेफरेंस। द प्राइमरी इश्यू to be decided is whether or not a director is an employee of the company. In this regard, from the perusal of the relevant provisions of the Companies Act 2013, it can be inferred that कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को रेफर करते हुए इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि द डेफिनेशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लोज 94 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड thus he may be a person who is not an employee of the company. तो होल टाइम डायरेक्टर की जो डेफिनेशन दे रखी कंपनीज एक्ट ने वो कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं, दैट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। और वो होल टाइम डायरेक्टर को जो पैसा दे रहे हो दैट मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एक बात तो ये। सेकंड बात, द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बच्चों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट साफ साफ बोलता है, रेड विद रूल नंबर 12, ये बोलता है साहब, it amply clear that such director should not have been an employee or the proprietor or the partner of the said company in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed in the said company as the independent director। तो वो तो कभी भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर कोई फीस दे रहे हो तो हमेशा चार्जेबल टू जीएसटी रहेगी। देयरफॉर कंक्लूसिव दे दिया उन्होंने बेटा, such director who are not the employee of the company will be if those are providing services and company is paying them some remuneration will be chargeable to GST, those are professional fee, उस पे GST लगेगा। और फर्दर इन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के स्कोप में कवर होते हैं। नोटिफिकेशन 13 ऑफ 2017 आपने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्टर को जो फीस है उस पे रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स लगेगा और कंपनी टैक्स पे करेगा। ओके, ये बात तो हो गया साहब। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं इसका, Leviability of GST on remuneration paid by companies to the directors who are also employee of the state company। जो एम्प्लॉय भी है भैया साफ कह दिया, अगर आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय की कैपेसिटी में पैसा मिल रहा है तो सर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर होता है और शेड्यूल 3 के ट्रांजेक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। पढ़ लीजिए इसको आप चाहे तो, एक अच्छा वर्ड यूज किया बताऊंगा आपको। वंस इट हैज बीन ascertained that whether a director irrespective of name and designation is an employee, hesitant हो गया कि वो employee, it would be pertinent to examine that whether all the activities performed by the director are in the course of employment। मीन्स देखिए, आप अगर डायरेक्टर हो और आप एम्प्लॉय भी हो, क्या जरूरी है कि आपको जो भी पैसा मिले वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में मिले? अगर कुछ पेमेंट आपको इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर मिल रहा है तो उस पोर्शन पे जीएसटी लगेगा, इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय जो पैसा मिल रहा है उस पे नहीं लगेगा। तो वही बात कर रहा है, whether all the activities performed by the director are in the course of employer-employee relationship, that is contract of service, or is there any element of contract for service? Contract for service will be chargeable to GST. Clear? The issue has been deliberated by various courts and it has been held that a director who has also taken an employment in the company may be functioning in dual capacity। वो dual capacity में काम कर सकता है। क्लियर? और डुअल कैपेसिटी में काम किया है तो एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में जो पैसा मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं है, डायरेक्टर की कैपेसिटी में पैसा मिल रहा है उस पर जीएसटी है। सेम बात हमने लेक्चर पढ़ते वक्त भी डिस्कस करी हुई है, आपको पता है बेटा। तो ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्लेरिफिकेशन, ये आपको ऑलरेडी आता है बेटा। ओके, सो आप फर्दर इनकम टैक्स एक्ट का रेफरेंस देते हुए इसमें बात करिए कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जब टीडीएस कटता है, क्लियर, तो ऐसे केस में जब आप डायरेक्टर को पैसा दे रहे हो सैलरी के फॉर्म में तो टीडीएस करता है अंडर सेक्शन नंबर 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एंड अगर आप प्रोफेशनल फी दे रहे हो नॉट सैलरी तो अंडर सेक्शन नंबर 194J ऑफ द इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टीडीएस करता है। तो आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हो, आपने टीडीएस कौन सा कट किया, 194J की कैपेसिटी में कट किया तो वहां जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा साहब। क्लियर? उस पोर्शन पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर? सो यू विल हैव टू डिसाइड, पहले तो आपको देखना पड़ेगा एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, अगर है
तो उस रिलेशनशिप की वजह से उस कैपेसिटी में कितना पेमेंट उसको मिल रहा है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एंड अदर देन दैट पेमेंट जो आप उसको प्रोफेशनल फी के फॉर्म में दे रहे हो उस पेमेंट पर जो सेक्शन नंबर 194 जे के स्कोप में कवर होता है प्रोफेशनल फी केस वाला, तो ऐसे केस में उस पे जीएसटी लगेगा और रिवर्स चार्ज में कंपनी विल बी लायबल टू पे द जीएसटी। यही कंक्लूसिवली इन्होंने इन पैराज में भी कहा। ओके क्लियर, आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। और वैसे भी आपको ये पॉइंट आता था पर यस लॉ ने क्लेरिफिकेशन देके और जस्टिफाई कर दिया। हो सकता है सिंस अमेंडमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है ये सर्कुलर अभी नया आया है, क्लियर, मार्केट में बीच में बहुत हंगामे भी हुए थे इसके रिगार्डिंग लेके, क्लियर, इसलिए हो सकता है मई 21 एग्जाम्स के लिए ये सर्कुलर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहे, हो सकता है, आई डोंट नो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, इवन नोबडी नोज। ओके बेटा, बट या आपको पता है हमको तो हर टॉपिक अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हर टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। ओके सर, आइए अगला पेज, पेज नंबर 191, डायरेक्टली हम आ गए हैं कंपोजिशन लेवी। इट मींस टाइम ऑफ सप्लाई में कोई अमेंडमेंट नहीं है, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर नंबर 4 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक सर्कुलर है जो बाद में मैं लेके आऊंगा आपके सामने, क्लियर। अभी आया हूं मैं कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन लेवी में एक अमेंडमेंट तो नहीं है, क्लेरिफिकेटिव नेचर का पॉइंट हुआ ऐड, क्लियर, तो मैं समझा देता हूं मैं। आपने सुना होगा सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A, अरे हाँ है ना बच्चों, अरे कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर्स, कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर्स, नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2019, क्लियर। और आपको पता है सर्विस सप्लायर्स के लिए रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A कितनी है, 6%, 3% प्लस 3% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, द वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल और सॉरी ऑन द वैल्यू ऑफ ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्लियर, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ टैक्स, और भले ही वो सर्विस एग्जम्प्ट हो या टैक्सेबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको 6% देना ही पड़ेगा, क्लियर। तो वही चीज इन्होंने क्या किया, रूल नंबर 7 जो था ना बेटा कंपोजिशन स्कीम वाला, रूल नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स, रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ था ट्रेडिंग करने वालों के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, रेस्टोरेंट वालों के लिए, तो वहां 4th पॉइंट इसका भी ऐड कर दिया और वहां पे भी वर्डिंग यूज कर दी कि 6% ही रेट ऑफ टैक्स है, बस उन्होंने रूल के थ्रू नोटिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन के थ्रू ये रेट ऑलरेडी दिया हुआ था और अभी रूल नंबर 7 में भी इंसर्ट कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कोई चेंज नहीं किया। देखिए बेटा पहले भी लिखा था मैंने, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, 3% प्लस 3%, 6% ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ notwithstanding any other notification issued under section number 91 और section number 11 of the CGST Act। 91 तो रेट ऑफ टैक्स बोलता है और सेक्शन 11 एग्जिम्पशंस अंडर जीएसटी बोलता है, उससे कोई मतलब नहीं साहब, 6% लगेगा, क्लियर। और यही चीज सिंस रूल में नहीं नोटिफाइड थी तो रूल में नोटिफाई कर दी, रूल में प्रिस्क्राइब कर दी, नोटिफाई नहीं प्रिस्क्राइब कर दी बेटा, पहले ये नोटिफिकेशन के थ्रू था वो भी एप्लीकेबल था, अब रूल में भी लिख दिया ऑथोरिटी ऑफ रूल्स दे दिया, नथिंग एल्स। सेम रेट ऑफ टैक्स, देखिए मैंने जानबूझ के लिखा है आपके लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं हो आपको, same rate of tax is applicable is prescribed by rule number 7 of the CGST rule, clear, with effect from 1st April। ये रेट तो ऑलरेडी एप्लीकेबल थी पर नोटिफिकेशन 50 के थ्रू इन्होंने रूल में भी प्रिस्क्राइब कर दिया एंड वर्डिंग्स भी मैंने दे दी, वर्डिंग्स यूज्ड इन रूल नंबर 7 आर 3% प्लस 3%, टोटल 6% ऑफ टर्नओवर ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब अगेन टोटल वैल्यू, भले आपकी सर्विस या गुड्स एग्जिम्प्ट है, टैक्सेबल है, कोई कंसर्न नहीं है, टोटल टर्नओवर जो आपका होगा, टर्नओवर ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ का इन द स्टेट, उसका 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। हाँ वो बात हमने ऑलरेडी करी हुई है कि टैक्स पे करते वक्त जब हम टर्नओवर निकालेंगे उसमें अगर आपने कोई लोन्स एडवांसेस दिए हुए उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जाता है, ब्याज, वो हम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स। ये ऑलरेडी पहले भी था अभी भी है भैया, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं। क्लियर, डन सर। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 236। तो कुल मिला के कंपोजिशन स्कीम में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, बस रूल नंबर 7 ने वही बात जो नोटिफिकेशन दी थी वो रूल नंबर 7 ने भी लिख दी, बस प्रिस्क्राइब कर दिया सो दैट अथॉरिटी ऑफ लॉ मिल जाए, नथिंग एल्स। आइए अगले पॉइंट की तरफ, यस ये हमारा चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई वाला, आईजीएसटी एक्ट के अंदर जो आता है बेटा। ओके सर, चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 236। सर आपने सुना होगा एक सर्कुलर सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज वाला, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज, क्लियर, देयर वाज अ सर्कुलर
clarifying supply of satellite launch services by Antriksh Corporation Limited, circular number 2/1/2017 of IGST dated 27th of September 2017 के सर्कुलर था, जिसने प्लेस ऑफ सप्लाई क्लेरिफाई किया था। क्या था? सैटेलाइट लॉन्चिंग रॉकेट के थ्रू जब अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उसके लिए जो सैटेलाइट लॉन्चिंग फी उसने लिया होगा वेरियस कंपनी से, अदर पर्सन से, उस फीस पे जीएसटी है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन होगा। ये हमने पढ़ा था इस सर्कुलर के थ्रू। पर इस सर्कुलर ने डिफाइन किया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट को अर्थ से ले जाते और स्पेस में छोड़ देते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स किया है, उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा और उसके अकॉर्डिंग टैक्स का ट्रीटमेंट होगा। पर नाउ दिस सर्विस हैज बीन एग्जम्प्टेड, इसलिए यहां पर जो अगला पेज था इसका कंटिन्यूएशन में देखिए 236 देन 237 पेज, ये सर्कुलर कंटिन्यू हो रहा है। पर सर्कुलर के एंड में आप लोग ये नोट लिख दीजिए कि अब ये सर्कुलर रिलेवेंट इसलिए नहीं रहेगा। देखो इस सर्कुलर ने प्लेस ऑफ सप्लाई को डिफाइन किया, पर अब ये सर्विस देखो प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों डिफाइन किया, क्योंकि ये सर्विस में टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगा कि नहीं होगा, वो सब बातें कही थी। पर अब इस सर्विस को ही एग्जाम कर दिया है, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। सर यहाँ नोट लिखने की स्पेस यहाँ नहीं थी तो मैंने नोट यहाँ नीचे लिखा आपके लिए। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, विथ इफेक्ट फ्रॉम, अभी हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले अमेंडमेंट में, ये पॉइंट मिलेगा आपको वहां पे, मेगा एग्जामिशन लिस्ट नोटिफिकेशन 12 ऑफ 2017, आपको पता है वहां पे एक पॉइंट ऐड कर दिया है, एंट्री नंबर 19C इंक्लूड कर दिया है मेगा एग्जामिशन में। वो क्या लिखा है वो मैंने यहां दिया है, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज with effect from 16th of October 2020, satellite launch services supplied by Indian Space Research Organization। राइटिंग तो आपको अच्छा लग रहा होगा बेटा, है ना? हंसना मत होए सर। with effect from 16th of October 2020, satellite launching services supplied by Indian Space Research Organization मतलब इसरो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड has been exempted from GST wide notification number 5 of 2020 central tax rates dated 16th October 2020 by inserting entry number 19C in the mega exemption list, that is notification number 12 of 2017 central tax rates। मतलब कुल मिला के ये हो गया है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज बाय अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और साहब इसरो या फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इनको एग्जम्प्ट ही कर दिया है। तो सर इन्होंने सर्विसेज दी, जो फीस लिया भले किसी से भी लिया वो क्या कर दिया है, एग्जम्प्ट। तो सर टैक्स लगाने की जरूरत है ही नहीं। ओके, तो सर सर्कुलर विड्रॉ नहीं हुआ, पर उस सर्कुलर का अब बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं रहा क्योंकि सर्विस को एग्जाम कर दिया। इसलिए ये पॉइंट मेगा एग्जामिशन लिस्ट में तो मैं दूंगा ही दूंगा, पर मैं साथ साथ इसका लिंकिंग था इस सर्कुलर से, इसलिए मैंने यहां भी आपको ओके माहौल, सो दैट कंफ्यूजन कहीं नहीं रहे। ग्रेट, आइए आईजीएसटी एक्ट में पेज नंबर 248, कोई काम का खास पॉइंट है नहीं। सेक्शन नंबर 25 जो लास्ट सेक्शन है आईजीएसटी एक्ट का, आपको पता है जिसमें लिखा था रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब ये एक्ट नया नया बना 2017 में, तो गवर्नमेंट को 3 साल तक का पावर दिया कि 3 साल तक इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में अगर कोई डिफिकल्टी आए तो उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए आप अपने ऑर्डर्स इश्यू कर सकते हो। क्लियर? अब वो 3 साल तो 2020 में एक्सपायर हो गए और डिफिकल्टी तो रोज आए जा रही है। क्लियर? इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, इसलिए इस पावर को एक्सटेंड कर दिया 5 साल तक। पहले था पावर टू रिमूव डिफिकल्टी 3 इयर्स तक, अब कितना कर दिया बेटा 5 इयर्स। मैंने यहाँ लिखा भी है पावर टू इश्यू ऑर्डर्स अंडर दिस सेक्शन इज एक्सटेंडेड टू 5 इयर्स, अर्लियर इट वाज 3 ईयर ओनली। इट वाज बाय फाइनेंस एक्ट 2020 और फाइनेंस एक्ट 2020 के अमेंडमेंट्स आपके लिए मई 21 में रिलेवेंट थे, इसलिए मैंने यहाँ पढ़ा दिया आपको। वैसे मैंने लेक्चर्स में भी कवर किया है पॉइंट, पर हाँ क्लियर, माहौल डन, कोई खास बात, कोई खास अमेंडमेंट, कोई टेंशन नहीं ना, मस्त रहो। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा मेगा एग्जामिशन लिस्ट, और बहुत खुशी की बात आपको मिलने वाली है, अभी बहुत खुश होने वाले हो, नो खुश तो बहुत होंगे आप। क्यों? क्योंकि मेगा एग्जामिशन लिस्ट एक अमेंडमेंट, एक 2 अमेंडमेंट थे, एक्चुअली से बताऊं 3 अमेंडमेंट थे, पर 5 मिनट का पॉइंट भी नहीं है। क्लियर? सर सबसे पहले
मेगा एग्जीबिशन लिस्ट पेज नंबर 281, उस पे यहाँ पे मैंने पॉइंट नंबर 7 ऐड किया। पहले मैं इसकी बात करूंगा क्योंकि मैंने ये बात अभी जस्ट आपसे करी है। देखिए ध्यान से, दिल थाम के, याद आया? सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज मेगा एग्जीबिशन में इंसर्ट कर दिया है एंट्री नंबर 19 से। सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाउ एग्जम्प्टेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 16th of October 2020। ये पॉइंट हमने वहां लिंक किया था, मैंने वहां पढ़ा दिया। सरकार ये यहां लिखा हो। ओके, एक अमेंडमेंट तो आपका कवर हो गया। तो अमेंडमेंट जो हर साल हो रहे हैं, हर साल आप देख रहे होंगे कि सर कौन से सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, एक्सटेंड किया है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया से आप आउट ऑफ इंडिया कोई गुड्स लेके जा रहे हो थ्रू एयरक्राफ्ट, और नीचे वाले पॉइंट में थ्रू वेसल, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 इज रिगार्डिंग एयरक्राफ्ट, पॉइंट नंबर 7 इज रिगार्डिंग वेसल। अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, आप एक शिपिंग कंपनी हो या आप एक एयरलाइंस हो एंड यू आर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी एग्जिम था। हाँ है ना बच्चों? पर एक डेट तक एग्जिम था। इनिशियली जब जीएसटी नया नया आया था तब उसको केवल 30 सितंबर 2018 तक, फिर उसको बढ़ा के 2019, फिर बढ़ा के 2020 किया, और 2020 आया तब उसको बढ़ा के 2021 तक एग्जाम कर दिया। मतलब ये एग्जामिनेशन एक्सटेंड होता जा रहा है सेम। ओके, तो ये पॉइंट आपने पहले भी पढ़ा था। क्लियर? कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ इस पॉइंट में। ये सर्विस एग्जाम थी और आगे भी एग्जाम है टिल 30 सितंबर 2021। मींस इफ यू आर एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट और बाय अ वेसल फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, जैसे मुंबई फॉर एग्जांपल, वहां से आप सिंगापुर गुड्स ले जा रहे हो, तो जो शिपिंग कंपनी या एयरलाइन कंपनी जो फ्रेट चार्ज करती है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस चार्ज करती है, उस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? ये पहले भी एग्जामिनेशन था, बस इसको एक्सटेंड कर दिया 30 सितंबर 2021 तक। ओके बच्चों, माहौल बस पता है आपको, मेगा एग्जामिनेशन अमेंडमेंट था, कोई चेंज नहीं। माहौल सर कोई एंट्री और ऐड नहीं हुई है, बस ये 3 पॉइंट माहौल सर। इसमें से भी 6 और 7 तो आपने पढ़े हुए थे, उसको बस एक्सटेंड किया अमेंडमेंट को, एग्जामिनेशन को। क्लियर? तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली केवल 1 पॉइंट ऐड हुआ, इसलिए मैंने कहा था शुरू करते हो केवल 1 अमेंडमेंट। ओके यस, ये मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट का एक और अमेंडमेंट समाप्त होता है। आइए बच्चों आगे बात करते हैं अब हम रजिस्ट्रेशन, टीडीएस एंड टीसीएस चैप्टर, जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, के पेज नंबर 345 पे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन दे रखा है। पढ़ा होगा आपने और हमने सीखा भी था। बस उसमें आपने पढ़े थे आधार ऑथेंटिकेशन की रिगार्डिंग, सेक्शन नंबर 25 में कुछ पॉइंट्स ऐड हुए थे, उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा एक्सटेंड किया है और आधार से रिलेटेड ऑथेंटिकेशन ऐड किए। और कोई सिंपल सा पॉइंट सुनिए ध्यान से, रजिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 10 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। देखो मैं सिंपल सा बताता हूं आपको, जब भी आपको किसी भी एसएससी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है जीएसटी, वो क्या करेगा? गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएगा बेटा। अरे हाँ है ना भाई, मेरी वेबसाइट पे तो आएगा नहीं, ymconcept.com रजिस्ट्रेशन जीएसटी नो एयर सर, कहाँ जाएगा? www.gov.in के नॉट facebook.com। ओके सर, वहां जाएंगे साहब, न्यू रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करेंगे, वहां फॉर्म ओपन होगा, पार्ट ए आएगा, उसमें पेन नंबर, पेन ही होता है एक्चुअली, नंबर तो क्या एन, पेन एन जो ना वो। ओके सर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, पेन से वो डायरेक्ट मतलब सीबीडीटी की वेबसाइट से डेटा फैच कर लेंगे साहब, वेरीफाई कर लेंगे वहां से, मोबाइल ईमेल पे ओटीपी आ जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। पार्ट ए हो गया आपका साहब। क्लियर? पार्ट बी जब आप फिल कर देंगे, पार्ट बी जब सबमिट करेंगे, तो वहां पर पार्ट बी में आपने सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर बिजनेस जो रजिस्ट्रेशन कराना उसके लिए एप्लीकेशन फिल कर दी। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो टाइम आपसे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा। क्लियर? वो यहां पे पॉइंट ऐड हुआ। क्लियर? रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 4A ये आपने पहले पढ़ा था, पर इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ। ये इंटर तो हो गया था 1 अप्रैल 2020 से, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पर थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ इसमें विथ इफेक्ट फ्रॉम
1 अप्रैल 2020 इटसेल्फ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। ओके बच्चों, इसलिए रूल मैं आपके सामने वापस लेके आया। रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 4A जो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए वो क्लियरली ये बोलता है बच्चों कि भैया जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे वहां पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। अच्छा, आपको पता है सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 4D में कुछ लोगों के लिए बोला हुआ कि इनको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, जैसे कोई इंडियन सिटीजन है ही नहीं साहब, क्लियर, प्लस ऑथराइज सिग्नेटरी हो गया या इंडिविजुअल हो गया, इनके अलावा मतलब 4-5 जो नाम दे रखे हैं इनके अलावा आधार ऑथेंटिकेशन को जरूरत नहीं है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो उन पर्सन को छोड़ दो साहब, अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D, क्लियर, उनको छोड़ दो क्योंकि उनको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत ही नहीं है, तो बात ही क्यों करेंगे इनसे हम, क्लियर। तो देखना, अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D, ये 3-4 बार आगे हो रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सी बात, जिनको आधार की जरूरत ही नहीं है, जिनके आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत ही नहीं है, उन पे प्रोविजन एप्लीकेबल भी नहीं होंगे आधार वाले बेटा। ओके, ठीक है साहब, तो मैं इसको बार बार अब नहीं पढ़ूंगा, कंफ्यूजन नहीं हुआ, अब हम स्ट्रेट वे में बात करेंगे। वेर एन एप्लीकेंट ऑप्ट्स फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, पढ़िए पढ़िए ध्यान से, वेर एन एप्लीकेंट, okay, wherein applicant other than a person notified under section number 25 subsection 6D, मतलब इसको छोड़ो, wherein applicant opts for authentication of Aadhaar number, he shall, while submitting the application under sub rule number 4 with effect from 21st of August 2020, that person shall undergo authentication of Aadhaar number and the date of submission of the application in such cases shall be date of authentication of the Aadhaar number, or अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन कब मानेंगे बेटा, 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द पार्ट बी इन फॉर्म नंबर जीएसटी REG 01 जो फॉर्म नंबर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बेटा, अंडर सब नंबर 4 विच एवर इज अर्लियर, क्लियर। तो सबसे पहली बात ये है कि आपसे पूछेंगे जब आप पार्ट बी सबमिट करेंगे आपका फॉर्म नंबर जीएसटी REG 01 जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन के लिए, कब पार्ट बी जब सबमिट करेंगे तो आपसे पूछेंगे डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, यस। तो जिसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है, क्लियर, वो जब एप्लीकेशन सबमिट करेगा उसको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। क्या होता है बेटा, कुछ नहीं यार, जो ऑथराइज सिग्नेटरी होता है ना बेटा, उसके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वहां पे एक लिंक जाता है, वो लिंक पे वो क्लिक करता है, विंडो ओपन होती है, वहां पे वो आधार नंबर डालता है और वो वेरीफाई होगा, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। तो ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन करेगा, वो ऑथेंटिकेशन करेगा, उस दिन मानेंगे कि भैया आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है, वरना मानेंगे ही नहीं आपकी एप्लीकेशन, क्लियर। पहली बात है, सुनो बच्चों ध्यान से, तो अगर किसी पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है तो वो पहले तो आधार ऑथेंटिकेशन करवाएगा, और जिस दिन उसने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया वो दिन मानेंगे कि उसने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट करी है, या फिर अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन कराने में फेल हो गया तो जिस दिन उसने एप्लीकेशन सबमिट करी थी सर उससे 15 डेज जब गुजरेंगे तब मानेंगे कि आपने आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हुआ है। मतलब या तो ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार या 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन पार्ट बी of form number GST REG 01 whichever is earlier will be considered as date of submission of the application for registration, clear। क्योंकि पता है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन रिलेवेंट है, क्योंकि आपको पता है आगे आएगा पॉइंट कि 3 वर्किंग डे में डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, या फिर उनको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको नोटिस लिखेंगे विद इन 3, तो 3 डेज कब से होता है बेटा, वो फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन कब मानेंगे, या तो आधार ऑथेंटिकेशन हो गया या 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ पार्ट बी व्हिचएवर इज अर्लियर, वो होगा डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ओके ओके सर, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे था वो मैंने बताया, आगे बढ़ते हम इसी प्रोसेस में, रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर में जहां चेंजेस है वो बता रहा हूं मैं आपको। आइए सर, पहले हम यहां बात करेंगे सर क्या होता है, देखो ध्यान से, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर ली, उसके 3 वर्किंग डे में इफ एवरीथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर तो सब ऐसे केस में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा इन फॉर्म नंबर GST REG 06। और अगर एवरीथिंग इज नॉट फाउंड इन ऑर्डर बाय द प्रॉपर ऑफिसर तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 3 वर्किंग डेज। अब देखिए बेटा यहाँ पे हैश मार्क किया है सर, किनके लिए, वो आधार वालों के लिए, पहले हम वो बात करते, ये रहा साहब, 3 वर्किंग डे में क्या देंगे आपको, वो नोटिस दे देंगे
कि भैया हमको ये इन्फॉर्मेशन और चाहिए, ये क्लेरिफिकेशन और चाहिए, ये सब आप हमको सबमिट करिए। बट वेयर अ पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन में 26 अंडर सेक्शन में 25 सबसेक्शन 60, मतलब जिनको रिक्वायरमेंट इनको छोड़ो साहब, वेयर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार एज स्पेसिफाइड इन सब रूल नंबर 4 है जो हमने पढ़ा भी, मतलब आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, या फिर डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन नंबर। सर मतलब देखो भैया, जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करी रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको पूछेगा डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, आपने यस किया पर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा पाए। सेकंड, जिसने ऑप्ट ही नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन, उन दोनों पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। द नोटिस seeking clarification may be issued not later than 21 days from the date of submission of application instead of 3 days। नॉर्मली कितना बेटा, 3 दिन में नोटिस इशू करेंगे, और 3 दिन में नोटिस इशू नहीं किया तो ये मान लेंगे कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है। पर जिन लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया, या आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई किया पर वो फेल हो गए आधार ऑथेंटिकेशन में, उनके लिए डिपार्टमेंट को 21 दिन का वक्त दिया टू इश्यू द नोटिस और क्लैरिफिकेशन। क्लियर? टू इश्यू द नोटिस टू सीक द क्लैरिफिकेशन। क्लियर बच्चों? ओके, अगली बात बढ़ते हैं। ठीक है, तो सर नॉर्मली क्या है, जिसका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया या जिसको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए 3 वर्किंग डे का टाइम है डिपार्टमेंट के पास, या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने का या उनको नोटिस देने का। पर जिन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत थी और वो आधार ऑथेंटिकेशन कराने में फेल हो गए, या फिर उन्होंने ऑप्ट ही नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तो उनके लिए डिपार्टमेंट के पास 21 दिन का वक्त है टू सीक द क्लैरिफिकेशन बाय इश्यू ऑफ नोटिस। ओके बच्चों, डन। ओके, नाउ आपको नोटिस इश्यू कर दिया जनरल वे में, किसी भी एसएससी को, भले वो 3 वर्किंग डे वाले केस थे या 21 दिन वाले थे, नोटिस इश्यू कर दिया और उसका आपने रिप्लाई नहीं दिया, या फिर आपके रिप्लाई से वो सेटिस्फाई नहीं था। कौन? प्रॉपर ऑफिसर। आपको 7 वर्किंग डे के अंदर रिप्लाई करना था। नोटिस इश्यू हो गया नॉर्मल एसएससी को, भले ही आधार ऑथेंटिकेशन हो गया या आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, जिनको भी नोटिस सर्व हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से टू सीक द क्लैरिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन, उन्होंने 7 वर्किंग डे में या तो रिप्लाई नहीं दिया या रिप्लाई दिया पर जिससे ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं था। क्लियर? तो ऐसे केस में यहां पे था प्रॉपर ऑफिसर शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अब यहां पे शैल वर्ड को रिमूव करके क्या कर दिया, शैल को डिलीट कर दिया। क्लियर? देखिए सर, प्रॉपर ऑफिसर मे रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, मतलब अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह या क्लेरिफिकेशन डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ने आपसे मांगा है वाइल रजिस्टर, वो आपने अगर सबमिट नहीं किया या सबमिट किया पर उसे ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, तो पहले उस पर कंपल्सन था, ऑफिसर वाज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन, बट नाउ इट्स हिज चॉइस, ही मे रिजेक्ट द एप्लीकेशन। क्लियर? समझे मेरी बात? वो चाहे तो एप्लीकेशन को अप्रूव भी कर सकता है, उसको लगता है रीजनेबल ग्राउंड्स थे, उसको लगता है कि नहीं यार ठीक है, ओके फाइन, मेरा काम हो गया है, रजिस्टर कर देते तो कर भी सकता है। ओके, क्लियर, डन। ये 2 अमेंडमेंट हमने यहां कवर की। अब देखिए अगली बात, सिंस आपको पता है बच्चों, आपको पता है अभी भी हमने पढ़ा कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के केस में जब आपने अप्लाई कर दिया, आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह हो गया, क्लियर, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो 3 वर्किंग डे के अंदर डिपार्टमेंट आपको, प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा या फिर नोटिस दे देगा। और अगर उस 3 वर्किंग डे में ना तो नोटिस आया ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया, तो मान लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। पर जिन लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया था, या जिन लोग आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया था पर आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, या जिन लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया, उन लोगों के लिए टाइम कितना दिया बेटा? 21 दिन का टाइम दिया ना डिपार्टमेंट को टू सर्व द नोटिस। तो डिमिंग प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन भी 21 दिन का होना चाहिए बेटा उनके लिए। तो यहां पर वही अमेंडमेंट किया है रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5 में। देखिए रूल का नाम ही क्या है बेटा? डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर? इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन 3 वर्किंग डेज, नॉर्मल लोगों के लिए within a period of 3 working days from the date of submission of the application, in cases where a person successfully undergoes authentication of आधार नंबर और is notified under section 25 subsection 6D, मतलब जिनको आधार की जरूरत ही नहीं था। क्लियर? तो उनके लिए 3 वर्किंग डे का टाइम था। पर
जिन्होंने ऑप्ट किया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए तब, और वो फेल हो गए टू अंडरगो द आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर जिन्होंने ऑप्ट ही नहीं किया फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, उनके लिए डिपार्टमेंट के पास टाइम है नोटिस इश्यू करने का कितना बेटा, 21 दिन का। अब डीमिंग प्रोविजन, डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन के लिए भी 21 दिन का वक्त दिया डिपार्टमेंट को कि भैया तुमने अगर 21 दिन में उनको कोई नोटिस नहीं दिया या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया तो मान लेंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है एसएससी। क्लियर? ऑब्वियस ही बात है ना, जेन्युइनली। एंड देन लास्ट, आपने कोई क्लेरिफिकेशन, डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया आपको, आपने रिप्लाई दिया, क्लियर, इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह दिए, उसके 7 वर्किंग डे में डिपार्टमेंट आपको या तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा या एक्सेप्ट कर देगा, कुछ भी नहीं किया तो 7 वर्किंग डे में मान लेंगे कि आपकी अप्रूव हो गई है। ठीक है, ये तो पहले भी था, अभी भी है। विदिन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेरिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट अंडर सब रूल नंबर 2, द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड। क्लियर? तो कुल मिला के अमेंडमेंट केवल क्या हुआ बेटा, ये 2 पॉइंट। ओके, 21 डेज का जो टाइम लिमिट था डिपार्टमेंट के पास इश्यू ऑफ नोटिस के लिए, जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन के लिए फेल हो गए या जिन्होंने ऑप्ट ही नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, वो पॉइंट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया डीमिंग प्रोविजन, नथिंग एल्स। प्लस एक बात और कह दी, आगे क्या कह दी बेटा, एक बात, हाउएवर मैं बताता हूं आपको, जिन लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन नहीं, फेल हो गए आधार ऑथेंटिकेशन या जिन्होंने ऑप्ट ही नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन, उनके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट पहले करेगा, उसके बाद ही वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकता है, वरना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये लिख दिया। हाउएवर वेयर अ पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D, मतलब जिनको आधार ऑथेंटिकेशन जरूरत नहीं, बार बार ये पॉइंट रिपीट होता है, तो वेयर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन सब रूल नंबर 4 ऑफ रूल नंबर 8 जो हमने पढ़ा पहले, और does not opt for authentication of Aadhaar number, the registration shall be granted only after physical verification of the place of business in the presence of the said person in the manner provided in rule number 25। जो रूल नंबर 25 दे रखा है आपको आगे, जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रीमाइसेस का, वहां पे लिख दिया कि जो लोग, देखो जिन लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है वहां तो डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन देने के बाद भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन कर सकता है, पर जिनका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया या जिन्होंने ऑप्ट ही नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन, उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ऑफिसर आएगा, सेटिस्फाई होगा, क्लियर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा बेटा। क्लियर? वैसे देखा जाए तो बेटा हिंदुस्तान के अंदर आधार, ये प्रोविजन पढ़ने के लिए इतना डेप्थ में हम हर एक बात पढ़ रहे हैं, पर नॉर्मली देखा जाए तो आधार तो बेटा सबको दे चुका है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट लगभग आधार सबको दे चुका है, और जो बिजनेस कर रहा है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर रहा है 20 लाख का टर्नओवर हो गया बेटा, नॉर्मली बात करें मोटा मोटी तौर पे, तो भैया उसके पास तो आधार तो हो गई ना यार। तो वैसे इतना सच फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह नॉर्मली नहीं होता है, पर फिर भी हमें पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। फर्दर, द प्रॉपर ऑफिसर मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड विद द अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर इन ल्यू ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब वो फिजिकल वेरिफिकेशन के बदले he may carry out the verification of such documents as he deems fit, मतलब प्रॉपर ऑफिसर को बोल दिया कि भैया द पर्सन हु इज फेल्ड टू ऑथेंटिकेट आधार नंबर, या फिर जिसने ऑप्ट ही नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन का प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन, एंड देन उसका आप रजिस्ट्रेशन हो गया अगर एवरीथिंग इज फाउंड ओके, पर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इंस्टेड ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रीमाइसेस मैं इन अदर डॉक्यूमेंट्स के बेस पे भी इसका वेरिफिकेशन कर सकता हूं, तो आफ्टर टेकिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, वो उसकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज ही मे डीम फिट। ओके, ये पावर दे दिया, कोई खास बात नहीं। ओके बच्चों, देखा जाए तो कोई मेजर कोई चेंजेस नहीं है, और हाँ जो रूल नंबर 25 की अभी हमने रेफरेंस की बात करी, रूल नंबर 25 में के अकॉर्डिंग वो फिजिकल वेरीफाई करेगा, तो रूल नंबर 25 में भी ये पॉइंट ऐड कर दिया। देखिए अगले पेज पे, ये रहा रूल नंबर 25, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इन सर्टेन केसेस, यहां पे ये वर्ड ऐड कर दिया, और ड्यू टू नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिक, क्लियर, उनके लिए भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा बिफोर ग्रांटिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, पढ़ लो पहले। Where the proper officer is satisfied that
द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड ड्यू टू फेलियर ऑफ द आधार ऑथेंटिकेशन। ये तो पहले भी लिखा था वर्ड्स। अगर भैया आप फेल हो गए आधार ऑथेंटिकेशन के लिए तो फिजिकल प्रीमाइसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस हो गई होगा, या फिर ड्यू टू नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। आपको ऑप्शन दिया ना, आप चाहते हो कि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होना तो यू हैव द ऑप्शन, यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन तो भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा साहब। बस ये पॉइंट ऐड किया, पढ़ लो वापस पूरा। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द physical verification of the place of business of a person is required due to failure of Aadhaar authentication or due to not opting for Aadhaar authentication before grant of registration or due to any other reason, ये सब पहले भी थे, due to any other reason after grant of registration। देखो रजिस्ट्रेशन से पहले इन लोगों का ही वो फिजिकल वेरिफिकेशन, इन लोगों का मतलब इन लोगों के प्लेस ऑफ बिजनेस। क्लियर सर? बाकी एनी अदर एसएससी के प्लेस ऑफ बिजनेस तो वेरिफिकेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन की चॉइस से कर सकता है, पर इन दोनों केस में तो करना ही पड़ेगा। और देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, और ड्यू टू एनी अदर रीजन आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही मे गेट वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन डन एंड verification report along with the other documents including photographs shall be uploaded in the prescribed form on the GST common portal within 15 working day following the date of such verification। 15 दिन के अंदर क्या करेगा, वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्लस अदर डॉक्यूमेंट प्लस फोटोग्राफ जो उसने वहां लिए होंगे सेल्फी वगैरह आपके साथ, क्लियर, वो सब अपलोड कर देगा जीएसटी पोर्टल पर विद इन 15 डेज। क्लियर? 15 वर्किंग डेज। ओके बच्चों, कोई खास बात नहीं, समझे? कुल मिला के अगर कोई पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन में फेल हो गया या इफ ही इज नॉट ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, ऐसे केस में बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, देखिए यहां भी लिखा हुआ है बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन। क्लियर? डन सरकार, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। क्लियर? ये था आपका रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग बातें। आ गए अब हम अगले चैप्टर में, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेज नंबर 377। और ये अमेंडमेंट जो अगली बात मैं करने वाला हूं, धमाका मचा दिया, मोस्ट अवेटेड अमेंडमेंट था ये जीएसटी का बच्चों, इंटरेस्ट वाले सेक्शन। यहां इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, सेक्शन नंबर 50 सबसेक्शन 1 में प्रोविजो ऐड हुआ है, बहुत क्लास, बहुत सही और बहुत लॉजिकल। मैं बताता हूं क्या प्रोविजो। सर जीएसटी रिटर्न फाइल करने में अगर कोई ऐसे लेट हो गया तो ऐसे केस में ये मानते थे कि उसने पेमेंट ऑफ टैक्स भी लेट, क्योंकि जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न है वही ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स होता है एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 8। अब आपको बताया बेटा कि जब तक आप रिटर्न सबमिट नहीं करोगे तब तक ये मानेंगे कि टैक्स पे नहीं हुआ है। तो अगर कोई एसएससी रिटर्न फाइल करने में 2 दिन लेट हो गया तो इनका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यहां तक बात सही, पर किस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अब मेरी बात समझिएगा। अब मान लो मेरे को लायबिलिटी है 10 लाख रुपए की, फॉर एग्जाम्पल मेरी ग्रॉस लायबिलिटी है कितने की बेटा, रुपीज 10 लाख की। मेरे पास उस मंथ में आईटीसी अवेलेबल है 7 लाख का। अब मुझे कैश में कितना पे करना है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ओनली 3 लाख। इन अ पर्टिकुलर मंथ I have a liability of rupees 10 lakhs. I have input tax credit available जो मैं इसको यूज कर रहा हूं 7 लाख रुपए का, रिमेनिंग 3 लाख ही मैं पे कर रहा हूं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब ये वाला रिटर्न फाइल करने में लेट हो गया तो टेक्निकली बात करें, हमने डिस्कस भी किया है क्लास के अंदर, तो सरकार जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तब तक ये मानते कि आपने आईटीसी अवेल ही नहीं किया है। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर डी, यू नो सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 आईटीसी पढ़ते वक्त शुरुआत में पढ़ता हमने, ये चारों कंडीशन पूरी होगी तब आपको आईटीसी मिलेगा। उसमें फोर्थ कंडीशन क्लोज नंबर डी बोलता है रेसिपिएंट मस्ट हैव फाइल्ड हिज रिटर्न। तो उस नंबर रिटर्न फाइल क्या होगा तभी मानेंगे कि आईटीसी अवेल किया है। अब रिटर्न फाइल नहीं किया तो डिपार्टमेंट क्या मानता था, आपने आईटीसी ही नहीं लिया था। अब जब आपके पास आईटीसी नहीं था तो आपकी लायबिलिटी 10 लाख की थी, आपकी लायबिलिटी 10 लाख की थी, रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए, मतलब पेमेंट आपने 10 लाख का लेट किया है तो हम आपसे इंटरेस्ट भी 10 लाख पे लेंगे। मींस
gross liability पे department was asking to pay the interest even though you are having input tax credit available with you of rupees 7 lakh। अब आपकी नेट लायबिलिटी केवल 3 लाख की थी, फिर भी डिपार्टमेंट कितने में इंटरेस्ट मांगता था बच्चा? 10 लाख पे, जो थोड़ा सा जेन्युइन था। और वो अमेंडमेंट मोस्ट रिक्वायर्ड था इंडस्ट्री की तरफ से। और हाँ, मोदी जी ने बात सुन ली। बेटर कहना है निर्मला जी ने ये बात सुन ली और अमेंडमेंट करके बोल दिया कि जो आपको नेट टैक्स पेबल है इन कैश, जो रुपीज 3 लाख है, इस एग्जांपल में अगर कोई एसएससी रिटर्न फाइल करने में लेट हो जाता है तो जो उसने टैक्स डिक्लेयर किया है रिटर्न के अंदर और जो पे किया है उसने आफ्टर द ड्यू डेट, उस केस में उसको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, बट ओनली ऑन द अमाउंट विच इज पेएबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू आपको केवल 3 लाख पे करना, तो 3 लाख पे इंटरेस्ट पे करना है बेटा। क्लियर? डन। अगर आपके पास फुल आईटीसी होता है, 10 लाख का 10 लाख आईटीसी पड़ा है, कोई टैक्स पेएबल नहीं है आपका इन थ्रू कैश, तो ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। हाँ, लेट फाइलिंग की वजह से लेट फाइलिंग फी आपको पे करनी पड़ेगी, वो एक अलग बात है, पर इंटरेस्ट की बात कर। क्लियर माहौल? तो सर आप चाहे तो ये प्रोविजो पढ़ लीजिए, पर शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई। प्रोवाइडेड दैट, ये पढ़िए बोल्ड वर्ड्स में जो लिखा है वो, प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट। अगर आपने कोई रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 39। अब ये एक्सेप्ट वाली बात छोड़ दो, 2 मिनट बाद बात करेंगे। इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 39 देन सच पर्सन शैल बी लेविड, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल shall be levied on that portion of the tax which is payable, which is paid by debiting the electronic cash ledger। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट करके जो पे कर रहे हो उसी पे लगेगा इंटरेस्ट, बाकी अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब इस एग्जांपल में 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा भैया, बाकी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे जरूरत नहीं है। क्लियर? अब वो ये बीच वाली बात मैं कर लेता हूं आपसे, क्या except where such return is furnished after the commencement of any proceeding under section number 73 or 74 in respect of the said period। अगर क्या लिखा बेटा? अच्छा, वैसे ये है डायरेक्ट पोर्शन, आपको पता है अपनी बुक से डायरेक्ट पोर्शन दे रखे हैं। मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको वैसे अपनी लैंग्वेज के अंदर समझाया हुआ है, वो यहाँ पे मैंने दोनों पेज आपको दिए। ठीक है, अमेंडमेंट वहां पे डायरेक्ट पोर्शन में था, यहाँ पे अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में एनालिटिकल वर्ड्स में लिखा हुआ है बेटा। ओके, तो उसका मतलब ये है, यहां मैंने लिखा हुआ इजी वर्ड में, हाउएवर दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल where the return is furnished after commencement of any proceeding under section number 73 or 74 in respect of the said period। मतलब in such cases interest will be payable on the gross liability। अब सेक्शन नंबर 73 74 आपको पता है, शोकोज नोटिस, अगर सेक्शन नंबर 73 या 74 का आपको शोकोज नोटिस सर्व हो गया है, मतलब प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है सेक्शन नंबर 73 की या 74 की, और उसके बाद अगर आपने कोई रिटर्न फाइल किया है और उस नोटिस की परसुएंस में अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, तो आपको ग्रॉस टैक्स पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट पेबल आ रहा है तो, अगर आपको टैक्स पेबल आ रहा है तो किस पे करना पड़ेगा? ग्रॉस टैक्स पेबल पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नॉट द नेट टैक्स लायबिलिटी। किस पे? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो मेरा लास्ट एग्जांपल था उस केस में 10 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 3 लाख पे नहीं। नॉट ओनली ऑन 3 लाख, एंटायर रुपीज 10 लाख यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। अगर सेक्शन नंबर 73 या सेक्शन नंबर 74 का प्रोसीडिंग शुरू हो गया था उसके बाद अगर आपने रिटर्न फाइल किए। ओके, क्लियर? डन। वापस से पढ़ लीजिए। हाउएवर this provision is not applicable where such return is furnished after commencement of any proceeding under section number 73 or section number 74 in respect of this said period, that is in such cases interest will be payable on gross tax liability। क्लियर? और बाकी सारे केस में आपको इंटरेस्ट नेट टैक्स लायबिलिटी पे ही पे करना पड़ेगा। और फर्दर बता देता हूं आपको, ये अमेंडमेंट जो किया है गवर्नमेंट ने, वो रेट्रोस्पेक्टिव किया है। 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था हिंदुस्तान में, तब से एप्लीकेबल होगा। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव था सीबीएसई का, वहां से मैं उठा के लाया। देखो क्या लिखा है फर्दर, the aforesaid provision of interest payable on net cash tax liability shall be applicable retrospectively from 1st July 2017 as per
एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन फॉर योर नंबर CBC 20/1/8 of 2019 of GST dated 18th of September 2020। ओके बच्चों, क्लियर? वैसे पता है तो ये एक्ट में प्रोविजो ऐड हुआ था, उसमें तो कहीं नहीं लिखा था कि रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा, पर निर्मला मैडम ने काउंसिल मीटिंग में कहा था भैया हम इसको रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल करेंगे, तो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन इशू करके बोला कि नहीं नहीं, दिस विल बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, क्योंकि लॉजिकल भी बेटा है 1 जुलाई 2017। ओके डन। तो आपको इंटरेस्ट जो पे करना है वो नेट टैक्स लायबिलिटी पे ही पे करना है। किस पर? नेट टैक्स लायबिलिटी विच इज पेएबल थ्रू कैश, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्लियर? डन। माहौल, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारे अमेंडमेंट। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई है, क्योंकि मेजर अमेंडमेंट था इंडस्ट्री के हिसाब से। आपके लिए तो 2 लाइन ऐड हुई है, पर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इंपैक्ट है, आप समझ सकते हो। क्लियर? तो बड़ा अच्छा पॉइंट था ये वाला। ओके बच्चों, तो सरकार आई होप अमेंडमेंट्स तो समझ में आ रहे हैं, बहुत टफ भी नहीं है, इजी लग रहे होंगे और माहौल बन रहा होगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी आपका अप हो रहा होगा, डेफिनेट सी बात। ओके, तो चलो ले लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट अमेंडमेंट आफ्टर दिस। पर हाँ, मैं आपको बताता हूं बच्चों, कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं के बाद भी कोई बड़े पॉइंट्स पेंडिंग नहीं है। ओके, बहुत इजीली आपके सारे अमेंडमेंट कवर हो जाएंगे, और हाँ, होना चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।